जितेंद्र रंधावा जी, गोविंद दोतासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, श्रीमती शिमला नायक जी, अंकुर मिगलानी जी, सिहाग जी, हमारे कैंडिडेट्स गोविंद राम मेघवाल जी, कुलदीप इंदौरा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए जान देने को तैयार होते हैं, और प्रेस के हमारे मित्रों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजत दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है, इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें, इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है, वो इनको बोलने नहीं देंगे। मगर एक और बात मुझे पता लगी। कुछ महीने पहले मैंने मीडिया के बारे में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है। सवाल था, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है तकरीबन, कोई जानता नहीं है।
मगर कहा जाता है कम से कम 50%। आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%। मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है, या दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट की। भाइयों और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है, जो देश को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। दलित 15%, एक दलित व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा। आदिवासी 8%, एक आदिवासी आपको सीनियर मीडिया में मालिकों की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं दिखाई देंगे, माइनॉरिटी का कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। ये 2-3% लोग मीडिया में रोजगार पाते हैं। 15-20 लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं और 24 घंटा यही 50-60 लोग नरेंद्र मोदी जी की जय करते हैं। अब सवाल उठता है कि 90% जनता इसमें तो है ही नहीं। तो सबसे पहली बात, ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये आपके नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के, दलितों के, आदिवासियों के, ये आपके नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके होते तो पिछड़े वर्ग के लोग मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते, एंकर्स होते, सीनियर मैनेजमेंट में होते, और 24 घंटा जो देश के असली मुद्दे हैं, इनके बारे में आपको कभी दिखेगा नहीं। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। मीडिया में आपका कोई नहीं,
अब बताइए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में 200 सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मालिकों में और उनकी सीनियर मैनेजमेंट में मुझे बता दो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? एक नहीं मिलेगा। मैंने लिस्ट निकाली है, 200 नाम की लिस्ट निकाली, मालिकों की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। अब आप कहोगे 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? इतना बड़ा नंबर है, आपको और हमें पता ही नहीं लगता कितना बड़ा है। मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। समझिए बात, जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। देखिए, पहली लाइन में 3, 6, 9 कितने लोग हैं पहली लाइन में? तकरीबन 20 लोग होंगे। पहली लाइन में 20 लोग हैं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा, और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में। 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। जीएसटी, नोटबंदी, लाखों रुपए। पहली बार किसान टैक्स देता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में, उतना ही अदानी देता है। ये आपने शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी आप दोगे। यही शर्ट अगर अंबानी या अदानी खरीदेगा, वो भी 18% ही देगा। तो धन आपका, वो अरबपति है। और जितना टैक्स किसान देता है उतना वो देता है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दे दिए।
वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो मीडिया में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं, बजट वो बांटते हैं। मैंने आंकड़े निकाले, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3। आबादी 50% और 90 में से 3। और अगर बजट की बात करें तो अगर 100 रुपए का बजट होता है, 100 रुपए का बजट बढ़ता है, 5% पिछड़े वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं, 15% दलित है, 1% 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेता है, आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर लेते हैं। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है? कौन से दलित की सरकार है? कौन से आदिवासी की सरकार है? कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। चौबीस घंटा मीडिया बात करेगी, कभी आपको क्रिकेट दिखाएगी, कभी आपको बॉलीवुड के स्टार दिखा देगी, ध्यान इधर उधर करवाएगी, और फिर आपका जीएसटी का पैसा सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में जाता है। तो सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा है जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। और आप देखना, चुनाव जीतने के बाद जब हम ये करेंगे तो सारा का सारा मीडिया कहेगा कि देखो आप किसान की आदत बिगाड़ रहे हो, आप मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हो। हमने मनरेगा किया, मेहनत करके मजदूर को पैसा मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। सारी की सारी मीडिया कहती है नहीं देखो, यूपीए की सरकार मजदूरों की आदत बिगाड़ रही है, आलसी बना रही है। मगर जब हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती, वो आलसी नहीं होते। तो 5 वायदे हमने आपसे किए हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूं। सबसे पहले, आज तक कोई नहीं जानता कि पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। तो हमारा पहला काम, जाति जनगणना। चोट लगती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करो। चोट हिंदुस्तान में जनता को लग रही है। जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे और हिंदुस्तान के जो धन है उसका सर्वे हम कराएंगे। पता लगाएंगे पिछड़े वर्ग के कितने लोग, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग, दलित कितने, आदिवासी कितने, माइनॉरिटी कितने।
और पता लगाएंगे हिंदुस्तान का धन कितने लोगों के हाथ में है, किन लोगों के हाथ में है। हर संस्था को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, सरकारों को देखेंगे, पता लगाएंगे क्या सचमुच में पिछड़ों की भागीदारी है, दलितों की भागीदारी है, आदिवासियों की भागीदारी है, गरीब जनरल कास्ट की भागीदारी है। और जाति जनगणना से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। दूसरा काम देखिए, मेरे दिमाग में एक नंबर है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। झूठ बोला। जो अमीर घर के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। शब्द आपने सुना होगा। उनको ट्रेनिंग के लिए 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजा जाता है। उनको पैसा मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है। हिंदुस्तान में गरीब लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। सिर्फ अमीर लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करवा सकते हैं। हमने पहले रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा दिया। गांव में जो भी मजदूरी करते थे उनको हमने रोजगार की गारंटी दी।
अब हम हिंदुस्तान के हर युवा को अप्रेंटिसशिप की गारंटी देने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप कानून क्या कहता है कि अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा, शिक्षित युवा, अगर अप्रेंटिसशिप चाहता है तो प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में उसको 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान की सरकार देगी। और फिर अगर वो युवा अच्छी तरह काम करेगा, 1 साल के अंदर अच्छा काम करेगा, 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर फिर उसके बाद उसको नौकरी भी मिल सकती है। भाई और बहनों, 30 लाख सरकारी पोस्ट हैं, नौकरियां हैं, 30 लाख। नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा। अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए हम 2 काम करने जा रहे हैं। पहला काम, 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, और यह सुनकर करोड़ों लोगों के दिल में खुशी आएगी, जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से, ठेकेदारी से नहीं करेगा, उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके और उसके परिवार की रक्षा होगी। चौथा काम, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से साफ कह दिया, आपका कर्जा माफ नहीं होगा, आप आतंकवादी हो और आपको सही एमएसपी नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी, कानूनी एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू कर देगी। और अगर नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी फिर से किसानों का कर्जा माफ करके आपको दिखा देगी। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि देखिए, जितना उन्होंने 20-25 लोगों को दिया, उतना हम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को देंगे। और आखिरी बात, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी। अगर आप शहीद हुए, आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाकर यह वायदा तोड़ा है। और यह अग्निवीर स्कीम जो है, भाई और बहनों, यह आर्मी को नहीं चाहिए थी,
ये आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी ने पीएम ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा, पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। आप सब यहां आए, गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। ये चुनाव 90% वालों का चुनाव है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का। एक तरफ अदानी जी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति, नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा धन उनके हाथ में, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से दबाव डालकर, हफ्तेबाजी कर बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। ये चुनाव गरीब और 25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे यहां जो कैंडिडेट हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी दाना सयाणु दीदी, भोली चाचा, बड़ियों तय मेरू प्रणाम। मां गंगा के सानिध्य में बसे 4 धाम के द्वार ऋषिकेश में इतनी विशाल संख्या और इतने बड़े उत्साह उमंग के साथ आप हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं उत्तराखंड आता हूं तो आपसे आशीर्वाद मांगने के साथ ही आप सभी परिवारजनों के साथ पुरानी यादें भी ताजा कर लेता हूं। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला।
साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी 1 रैंक 1 पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं।
भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा। और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है, उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज मत खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने चेहरे देख रहा था। दूर से मुंडी हिला करके उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं,
साथियों, कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक ही निकला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? आप कहे तो मैं बोलना शुरू करूं भाई। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरी सर आंखों पर, मैंने कहा ना, मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बोल ही ना पाऊं, इतना उत्साह करोगे तो इतने लोग हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुझे चिंता सबकी है, आपकी भी है। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में 3-4 रुद्राक्ष की मालाएं थी। तो मैं उसके पास चला गया, तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई, तो उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला? तो बोले मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये ताकत है इस भूमि की, ये सामर्थ्य है इस भूमि का। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो, युवाओं को यहां है। कैंपिंग करना हो, दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहां पर है। या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इसलिए हम देवभूमि में रोडवेज, रेलवेज,
एयरवे की लगातार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी भी सिमट रही है। उत्तराखंड के जिन सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, भाजपा उन्हें देश का पहला गांव मानकर विकास कर रही है। आपने देखा होगा, मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। सड़क के रास्ते जो दूरी तय करने में कई कई घंटे लगते थे, उसे कुछ ही समय में पूरा कर लिया जाएगा। 4 धाम परियोजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को लगभग 900 किलोमीटर लंबे हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इन सब प्रयासों से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा क्योंकि भाजपा की नीयत सही है, और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, 2027 तक केदारनाथ में 1 साल के भीतर करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को पहुंचने का रिकॉर्ड था। पिछले वर्ष करीब 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी 4 धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों, उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। अब उत्तराखंड के स्टार्टअप की खबरें आती हैं। उत्तराखंड के नौजवानों ने 1000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं। इसमें भी लगभग आधे यानी करीब 500 स्टार्टअप्स उत्तराखंड में हमारी बेटियां उसका नेतृत्व कर रही है। गर्व होता है इन बातों से। मुद्रा योजना से लाखों नौजवानों को बिना गारंटी के ऋण मिले हैं। ये पैसा टूरिज्म से जुड़े हुए काम जैसे होम स्टे, गेस्ट हाउस,
दुकान, ढाबा, बहुत बड़ी मात्रा में इसे बनाने में ये धन काम आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? आपके लिए विनाशक है कि नहीं है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मेरे जैसे व्यक्ति ने ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसलिए कितनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ी, आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? ये आपके आशीर्वाद है कि मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी, मेरा भारत ही मेरा परिवार है। भाइयों बहनों, मेरी जिंदगी के महत्वपूर्ण कालखंड मैंने देवभूमि में बिताया है। मैंने खुद देखा है, गढ़वाल हो या कुमाऊं, माताओं बहनों का पूरा समय लकड़ी, पानी और पशुओं के चारे के इंतजाम में ही खप जाता था। अपनी बहनों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने घर घर सस्ता सिलेंडर पहुंचाया। जल जीवन मिशन के तहत भी उत्तराखंड में बहुत काम हुआ है। 2019 तक उत्तराखंड में 10 में से 9 परिवार के पास ही 100 में से 9 परिवार के पास ही ये पानी की स्थिति थी। यानी एक प्रकार से 10 में से 1 के पास सुविधा थी। आज स्थिति बदल गई है। आज उत्तराखंड में 10 में से 9 परिवारों के घर में नल से जल आता है। आपको जब राशन के लिए
दवा के लिए भी चिंता की जरूरत नहीं रही। आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। यहां उत्तराखंड को एम्स की सुविधा मिली है। गांव-गांव अच्छे अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। धामी जी और उनकी सरकार इन सारी बातों के लिए बहुत मेहनत करके शानदार काम कर रही है। भाई और बहनों, कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उत्तराखंड का कोई निवासी ये नहीं भूल सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया। जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुना माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की जो साजिशें चल रही है, उसमें कांग्रेस की ये बातें आग में घी का काम करेगी। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है। ये धरती ब्रह्म कमल की धरती है और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंच कमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। और भाइयों बहनों, ये पांचों कमल इसलिए खिलाने हैं क्योंकि हम विकसित भारत का संकल्प लेके चले हैं। और विकसित भारत के संकल्प के लिए विकसित उत्तराखंड, ये हमारी प्राथमिकता है। और भाइयों बहनों, इस काम के लिए मेरा पल पल आपके नाम है। मेरा पल पल देश के नाम है। और मेरी गारंटी है 24/7
24/7 फॉर 2047 ये मोदी का आपको गारंटी है। 19 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल से बहन माला राज लक्ष्मी शाह, गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी और हरिद्वार से भाई त्रिवेंद्र जी को हमें विजयी बनाना है। लेकिन मेरी अपेक्षा ज्यादा है। इस चुनाव में मेरी यही चुनौती है आपको, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, हर पोलिंग बूथ को जीतना है। जीतोगे? अपना पोलिंग बूथ जीतोगे? अच्छा, चुनाव का काम तो करोगे ही करोगे, मेरा काम करोगे? जरा बताइए ना, करोगे? मेरा काम है पर्सनल, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? ये मोदी का काम है, करोगे? देखिए, हमारे यहां देवताओं का महिमा होता है और ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है। रामनवमी भी आने वाली है। मेरा एक काम करोगे? गांव-गांव जाकर के सभी देवताओं के सामने मेरी तरफ से माथा नमा करके प्रणाम करना है। करोगे? दूसरा काम, घर घर जाना है और हर घर जाकर के सभी बड़े बुजुर्गों को कहना है कि मोदी जी ऋषिकेश आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचाओगे? मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? जब घर घर जाकर के माता बहनों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम कहोगे तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा है, मां भारती की सेवा करने की ऊर्जा है। वो आशीर्वाद आपके लिए जीने की, आपके लिए जूझने की, आपके लिए जीवन खपाने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसलिए घर घर जाकर जरूर बताइए मोदी ऋषिकेश आए थे और आपको राम राम कहा है। कहोगे? कहोगे? अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके इस बात को आप जरा अनुमोदन दीजिए। हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। हर किसी के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। हर किसी के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आप सब घर घर जाएंगे, मेरा राम राम पहुंचाएंगे। 19 तारीख को गर्मी कितनी क्यों न मतदान कराएंगे, हर बूथ को जीतेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।